मेजॉरिटी ऑफ नीट एस्पिरेंट्स को बायोलॉजी पसंद होती है, लेकिन मार्क्स फिर भी नहीं आते। ऐसा क्या है जो एक ही बुक को सब पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, फिर भी 300 प्लस स्कोर नहीं कर पा रहे? ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो बच्चे अक्सर दोहराते हैं, लेकिन वो गलतियां आप करने से बच जाएं ताकि आप भी नीट 2026 में अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में। क्योंकि मैं फिर बोलती हूं, बायोलॉजी एक ऐसा इकलौता सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन तो दिलाएगा ही दिलाएगा, साथ में रैंक भी दिलाएगा। हाय, मेरा नाम युक्ता अग्रवाल है और इस वीडियो में हम वो सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं, हम वो सारी बातें सीखने वाले हैं जो हमें फॉलो कर कर न जाने कितने सारे बच्चे इस बार ईसरल के अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज से, एंड जिसको फॉलो कर कर आप भी अब 340 प्लस स्कोर कर रहे होंगे। लेकिन पता है क्या है, ये वीडियो तभी देखना, इस वीडियो से तभी सीखना जब आपके अंदर आग हो, जोश हो, जुनून हो, क्योंकि हमें जवाब देना है, उन सबको जवाब देना है जिन्होंने हमें ये फील करवाया है कि हमारे बस की नहीं है, जिन्होंने हमें ये फील करवाया है जो हमारा हाल 2025 में हुआ वही 2026 में होगा, उन सबके मुंह पर ताले लगाने। तो मुझे बता दो, मुझसे एक प्रॉमिस कर दो, आप अपना 100% देने के लिए तैयार हो। लिख दो, कमेंट डाउन कर दो कि आई एम रेडी टू गिव माई 100%। तो आइए शुरुआत करते हैं, और एक शुरुआत करते हैं पावर ऑफ बायोलॉजी से। एक छोटा सा एनालिसिस करके लाई हूं 2025 का, चलो देखते हैं और उनसे सीखते हैं क्या पावर है बायो की। दो बच्चे हैं, एक का नाम है विक्रम, एक का नाम है यश। दोनों के फिजिक्स में 60 है, इनफैक्ट यश के 64 मार्क्स आए। दोनों के केमिस्ट्री में सेम मार्क्स थे, 140, लेकिन आज विक्रम के नाम के आगे डॉक्टर लग गया है, डॉक्टर विक्रम हो गया है, जो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा है अपने मन पसंदीदा मेडिकल कॉलेज से, और यश फिर एक ड्रॉप ईयर ले रहा है इस साल। ऐसी क्या थी कि दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस आ गया जिसके कारण आज ये यश को ड्रॉप लेना पड़ा? क्योंकि यश के बायोलॉजी में 290 थे और विक्रम के 340। ये पावर है बायो की। पता है, मेरी विक्रम से बात हुई थी, विक्रम ने बायो को किस तरीके से पढ़ा, क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई, वो तो मैं आपको बताने वाली ही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको यश की बात बताती हूँ। यश का क्या कहना था कि काश मैम मैंने बायो को थोड़ी सी इज्जत दे दी होती, काश मैम मैंने बायो को वेटेज देखकर ना पढ़ा होता, काश मैंने बायो को आखिरी टाइम में ना उठाया होता, तो आज मेरे नाम के आगे भी डॉक्टर लग रहा होता। तो ये पावर है बायो की। तो जो एक चलन चल रहा है ना पिछले कई सालों से, बायो तो बड़ी आसान होती है, बायो को तो कुछ टाइम में उठाकर बहुत अच्छा स्कोर कर लिया जाता है, ये उन सब के मुंह पर एक तमाचा है बायो को हल्का लेने का। तो मैम बायो को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, आज हम जानते हैं। देखो भाई, एक सबसे पहला क्वेश्चन जो सब एस्पिरेंट, सब बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैम बायो के लिए कौन सी बुक को फॉलो करें? तो यार बायो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक, ग्रंथ, गॉड ऑफ ऑल बुक्स नीट में फॉलो करने के लिए है NCERT। यस मैम, क्या 2025 का पेपर आउट ऑफ NCERT था? बेटा ये एक बहुत बड़ी कहते हैं ना वो फैलाऊ चीज़ है, र्यूमर है। 100% पेपर NCERT से था। तो क्या मैम 100% NCERT को फॉलो कर कर 340 प्लस स्कोर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन तरीके बदलने पड़ेंगे, स्मार्ट अप्रोच लगानी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा और बनाना पड़ेगा, और एक प्रोसेस से NCERT को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये बुक है जो ना जाने कितने बच्चे आज 10 बार पढ़ते हैं, 20 बार पढ़ते हैं, 30 बार पढ़ते हैं, फिर भी 250, 290, 280 पर अटक जाते हैं। तो आज मैं तुम्हें एक वो प्रोसेस सिखाने वाली हूँ जिसको पढ़कर 100% तुम 340 प्लस स्कोर करोगे। मैं 360 क्यों नहीं कह रही हूँ? क्योंकि 360 इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि बेटा एक आध क्वेश्चन हमेशा ऐसा होता है जो NTA खेलने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हम 340 प्लस आ गए तो मैं क्या बोल रही हूँ, सिलेक्शन तो छोड़ो, टॉप रैंक में तुम आओगे। देखो, NCERT को आप 100% फॉलो करो तो आप 340 प्लस स्कोर लाओगे। लेकिन NCERT पढ़ने का ना एक लहजा होता है, एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपको गुजरना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आपने चैप्टर पढ़ा, ठीक है, मान लीजिए आज लाइव क्लास में आपके चैप्टर चल रहा था लेट्स से ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा, लाइव क्लास में उसको एंजॉय किया, टीचर ने आपको पढ़ाया। अब आप क्या करोगे, घर जाकर उसी को जो भी टॉपिक कवर्ड हुए उस लाइव क्लास में उसके NCERT पढ़ोगे। पर पता है प्रॉब्लम क्या है, बच्चे जाते हैं जाके हाईलाइट करने लग जाते हैं उस NCERT को। नहीं करना पहले केस में हाईलाइट, हाथ पीछे रखोगे, पहले NCERT को सिर्फ पढ़ोगे जो टीचर ने आपको पढ़ाया है ना,
पहला, चलो जैसे स्टार्टिंग का टॉपिक है कि भैया फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, तो आप पूरा एनसीईआरटी को रीड करोगे। पता है जब कोई टॉपिक लाइव क्लास में होता है और फिर हम उसको हाथों हाथ पढ़ते हैं ना, तो हमें भगवान वाली फीलिंग आती है कि यार हमें तो सब आता है। वो इसलिए पता है क्योंकि अभी आपने सुना है, अभी आपने गरम गरम चपाती तवे से उतरी है, तो आपको बहुत प्यारा लगता है। तो आपको दूर से एनसीईआरटी को पढ़ना है, रीड करना है। पहला काम है रीड एनसीईआरटी, है ना, उस पर कोई पेन कोई कुछ भी नहीं चलाना है। दूसरी बार जब आप उसी एनसीईआरटी को, उसके टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे होंगे कि आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाने हैं और कल बच्चों को देने हैं। तो आप क्या क्या टॉपिक बना सकते हो, तो आपको सेकंड स्टेप में उस एनसीईआरटी से क्वेश्चन फ्रेम करने पड़ेंगे। मान लीजिए कि भाई आप एग्जामिनर हो और आपको क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। जब आपके पास उस एनसीईआरटी के उस टॉपिक के क्वेश्चन बन गए, तो तीसरी बार जब आप एनसीईआरटी फिर पढ़ोगे तो हाइलाइटर यूज करोगे और वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करोगे जो आपने क्वेश्चन के फ्रेम में बनाए। ये एक लहजा, एक तरीका, एक प्रोसेस होता है एनसीईआरटी को पढ़ने का। हम क्या करते हैं, आई एनसीईआरटी को टक 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 मार्क, अरे पहले ही तुमने कचड़ा मचेड़ दिया, अब दूसरी बार तुम्हारी पढ़ने की इच्छा कम होगी, तीसरी बार और कम होगी, चौथी बार और कम होगी। लेकिन हमें तो नंबर ऑफ एनसीईआरटी रीडिंग को बढ़ाना है। तो पहली बार एनसीईआरटी आप जब भी पढ़ें सिर्फ दूर से रीड करेंगे, नो हाथ टच टू एनसीईआरटी। सेकेंड टाइम जब आप पढ़ेंगे तो आप बगल में एक कॉपी मेंटेन करेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर बायो की कॉपी जिसमें आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और तीसरी बार उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। ये पावर है बायो पढ़ने का। ठीक है मैम ये स्टेप हो गया। अब इसके बाद एनसीईआरटी में क्या इंप्रूवमेंट करना होता है, देखो एनसीईआरटी में सिर्फ वन वर्ड लाइनर्स क्वेश्चन नहीं बनाने, क्वेश्चन जो बनेंगे ना उनके भी तरीके होते हैं। जैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इस बार नीट 2025 का अगर पेपर देखे ना तो एक हवा फैली हुई है, हार्ड था भैया, हार्ड नहीं था। नीट 2025 का पेपर लेंदी था। कैसा था बेटा, लेंदी था। आई अग्री, लेंदी क्यों था, क्योंकि जो उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन थे, उसमें थे असर्शन रीजन क्वेश्चन थे, ठीक है, असर्शन रीजन क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट के क्वेश्चंस थे। स्टेटमेंट भी दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं बेटा, जैसे 5-6 स्टेटमेंट दे दिए, पूछ लिए इनमें से कौन से सही है, इनमें से कौन से गलत है, या कोई एक स्टेटमेंट दे दिया पर्टिकुलर, उसके लिए कौन कौन से सही है, या फिर 2 स्टेटमेंट दे दिए, बता दीजिए 1 करेक्ट है 2 इनकरेक्ट है, ये वाले स्टेटमेंट है। तीसरा आता है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग दे दिए। एक होता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, हो गया, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ना इनको लेंदी बनाते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर को लेंदी बनाते हैं। जैसे कि जनरली अगर 1 वर्ड क्वेश्चन है तो वो आपको इतना टाइम नहीं लगता है सॉल्व करने में, लेकिन असर्शन रीजन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट जब आप पढ़ते हैं तो उनमें टाइम लगता है। तो जो जनरली पेपर 45 से 50 मिनट में हो रहा था ना, उसमें 1.25 घंटा लग गया बायो का। इसलिए नीट 2025 का बायो का पेपर लेंदी था। अब कौन सा बच्चा नीट 2025 में खेल गया, मैं बताती हूँ। विक्रम का सबसे पहला रीजन नीट में बायो में रॉक करने का कि उसने बायो को बड़े ही कॉन्सेप्चुअली पढ़ी थी। एक तो होता है भैया हमने रटा, आज नया आया, आज नया टॉपिक पढ़ा, हमने वो रट लिया। ठीक है, रट लोगे, एक दिन याद रख लोगे, 2, 3, 4, 5, 6, 10, उसके बाद फिर भूल जाओगे। कॉन्सेप्चुअली पढ़ने का ये फायदा है कि आप लाइफ लॉन्ग उस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलते हो, और जब आप उस पर रिविजन का तड़का लगाते जाते हो ना, तो वो टॉपिक और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो विक्रम को हेल्प किया, मैं सारे आज विक्रम के वो तरीके बताने वाली हूँ जिससे आज वो डॉक्टर लगा चुका है अपने नाम के आगे। पहला, उसने बायो को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना शुरू कर दिया। मैं अग्री करती हूँ कुछ पार्ट रटना पड़ता है, लेकिन वो 10% 20% पार्ट है बायोलॉजी का। लेकिन आपने अगर बायो को कॉन्सेप्चुअली पढ़ा, आधी रेस तो आप वहीं जीत गए। अब लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो मैं और तरीके बताती हूँ। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना थ्रू आउट द ईयर। 2025 की सबसे पहली गलती जो बच्चों ने करी, उन्होंने सिर्फ इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, सिर्फ अपने आप के दिल को और अपने आप के माइंड को खुश रखने के लिए। लेकिन जिन्होंने, जैसे मैं, विक्रम हमारा स्टूडेंट है जिसने हमारे सारे लेवल ऑफ क्वेश्चंस को सारे लेवल ऑफ शीट्स लगाया, सारे लेवल ऑफ क्वेश्चंस किए। जैसे कि हम देते हैं CPP, SPP में 3 वर्जन देते हैं, SPP1, SPP2, SPP3, फिर लगाते हैं RPP, फिर PYQ, फिर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, फिर हमारे TWT दिए। ये सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस को विक्रम ने थ्रू आउट द ईयर लगाया, जिसमें सारे लेवल ऑफ क्वेश्चन, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर थे। इस तरीके से विक्रम के 340 प्लस में
340 प्लस बायोलॉजी में स्कोर हो पाया। सबसे पहला, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, बायो को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस थ्रू आउट द ईयर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, लेकिन वो तभी हो पाएंगे जब आप बायो को कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे। तीसरा मेजर कारण उसके 340 प्लस स्कोर करने का, भेदभाव नहीं किया उसने किसी चैप्टर के पीछे, यानी कि वेटेज देखकर नहीं पढ़ा, यानी कि वेटेज देखकर नहीं पढ़ा। मैम ऐसा क्यों कह रहे हो? बेटा नीट 2025 का एग्जाम देखा है ना, मेंढक 2 दिन का टॉपिक जिसको सब छोड़ते हैं, 4 क्वेश्चन थे, 4 4 16। अगर ये जो टॉपिक छोड़ के गया होगा वो वैसे ही रेस से बाहर हो गया होगा। इवोल्यूशन जिसको एक वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर, वन ऑफ द स्कोरिंग चैप्टर, वन ऑफ द कहते हैं ना जिससे हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं, उससे 1 क्वेश्चन आया। ह्यूमन हेल्थ से 6 क्वेश्चन आ गए, केमिकल कोऑर्डिनेशन से 6 क्वेश्चन आ गए। यानी कि जो वेटेज देखकर पढ़ के गया होगा, जिसने ये सोचा होगा ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं, वो डेफिनेटली, आपको भी पता है मुझे भी पता है, 300 पॉइंट नहीं जा पाया होगा। यानी कि इस बार वेटेज देख के तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। जिसने वेटेज देखकर पढ़ा उसके मार्क्स पे वहीं फुल स्टॉप लग जाएगा। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान से रखनी है। एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका, लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको मेंटेन रखने पड़ेंगे, खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड तीसरा, वेटेज देखकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी जिसके बिना सिलेक्शन बहुत अधूरा है, दैट इज चौथा है टेस्ट। टेस्ट की क्या पावर है? बहुत ब्यूटीफुल पावर है, मैं समझाती हूँ तुम्हें। टेस्ट क्या है? टेस्ट है टाइम बाउंड प्रैक्टिस। टेस्ट से एक स्किल बढ़ती है, हाँ जी बिल्कुल स्किल इंप्रूवमेंट होता है। कौन सी? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। देखो तुम चाहे कितनी ही थ्योरी पढ़ लो, तुम चाहे कितने भी क्वेश्चन कर लो। बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो मैंने तुम्हें बोला कि बेटा ये 180 क्वेश्चन है, जाकर कर लेना। तुम्हारी मर्जी पड़ेगी, तुम 5 घंटे में करोगे, तुम्हारी मर्जी पड़ेगी तुम 1 घंटे में करो, 1 दिन में करोगे, 2 दिन में करोगे। लेकिन टेस्ट एक ऐसा चीज़ है जिसमें तुम्हारे पे टाइम बाउंड लग जाता है, यानी कि तुम 180 क्वेश्चन 180 मिनट में करते हो। ये पावर है टेस्ट की। इसको दोगे तो स्पीड बनेगी, स्पीड। साथ ही साथ कितनी भी थ्योरी पढ़ लो बेटा तुम, जब तक तुम टेस्ट यानी कि थ्योरी को क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं देखते हो विद टाइम लिमिट, तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं बढ़ती है। क्या है सिलेक्शन? सिलेक्शन ये है कि 180 मिनट में 180 क्वेश्चन कौन सबसे ज़्यादा करता है, कौन सबसे सही करता है, और कौन कितने कम करता है, और किसकी सबसे ज़्यादा स्पीड है, वो टेस्ट है। और जिसने उस टेस्ट में स्कोर किया वो जीत गया। यानी कि टेस्ट हमें पता है, मैं तुम्हें विक्रम की बात बताऊं, आखिरी के 2 महीने में 3 महीने विक्रम ने 100 से प्लस टेस्ट लिए थे। पूरे साल हमने 200 से प्लस टेस्ट लिए थे, तब जाकर ये स्कोर मेंटेन हो पाता है। पढ़ना आसान है, थ्योरी कर लेना आसान है, पर उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में लगाना, विद टाइम प्रैक्टिस करना सबसे बढ़िया चीज़ होती है प्रिपरेशन। ये लास्ट फेज होता है बेटा, जिसने यहाँ तक अगर अपनी प्रिपरेशन को मेंटेन रखा ना, उसके आगे डॉक्टर लगाने से ना कोई भी नहीं रोक सकता। यानी कि हमें टेस्ट देना पड़ेगा, और मल्टीपल टेस्ट, कम से कम अपनी प्रिपरेशन में 150 प्लस टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। टेस्ट के 2 ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस और प्रॉब्लम स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होना। लास्ट स्टेज, टेस्ट में टेस्ट देना सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टेस्ट का एनालिसिस करना। अगर आप टेस्ट का एनालिसिस नहीं करोगे तो आपके अगले टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। एक जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है ना, जो मेरी काफ़ी बच्चों से बात हुई कि मैम टेस्ट तो हम खूब सारे देते हैं, लेकिन हमारे टेस्ट ना मार्क्स से ना स्टक हो गए कि मैं 400 पे अटक गया हूँ, तो मेरे हर टेस्ट में 400 कभी 390 ही हो जाते, लेकिन मार्क्स नहीं बढ़ते। तो बेटा टेस्ट देने का एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भैया उसका टेस्ट का एनालिसिस भी करो। अगर आप एनालिसिस करोगे तो एनालिसिस से आपको 3 चीज़ें पता चलेंगी। एक तो कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, दूसरा मेरा स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है एनालिसिस करना। तीसरा
कि आपकी सिली मिस्टेक्स कितनी हो रही है। तो ये आपको पूरा एनालिसिस सिखाता है। इसी के लिए हम यार AI ब्रह्मास्त्र भी लाएं, क्योंकि एनालिसिस टेक सो मच टाइम, 1 से 1.5 घंटा लगता है पर टेस्ट का एनालिसिस करना। तो AI ब्रह्मास्त्र ने इतना अच्छा टेस्ट एनालिसिस दिया है कि आप जैसे ही टेस्ट को सबमिट करोगे, इसमें 200 टेस्ट हैं, आपके तुरंत आपका पूरा एनालिसिस आएगा कि कितने बच्चों ने करेक्ट किया, आपने इसको इनकरेक्ट किया कि करेक्ट किया, कितना टाइम आपने इस क्वेश्चन में लिया, आपके कौन से टॉपिक नहीं सब टॉपिक में आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, उस सब टॉपिक को आपको देखना पड़ेगा। विद इन अ मिनट आपका पूरा 20 पेजेस एनालिसिस रिपोर्ट आ जाएगा एंड एक कंपैरिजन मोड आ जाएगा कि भैया जिसको ये फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन गलत हुआ, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं, आपने लगा दिया मेनोपॉज। अब ये क्वेश्चन गलत हुआ, आपने जो किया ये कितने बच्चों ने गलत किया, ये कितने बच्चों ने सही किया और आपने कितना टाइम इस क्वेश्चन में लिया, पूरे आपकी डीप एनालिसिस रिपोर्ट आ जाएगी। इनफैक्ट आपकी स्ट्रेंथ भी आ जाएगी। तो एनालिसिस करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4 से 5 स्टेप प्रोसेस आपने फॉलो कर लिया, आई एम टेलिंग यू बच्चा पार्टी, आप 340 प्लस आराम से स्कोर कर लेंगे और नेक्स्ट नीट 2026 में जो आप पेपर देके आने वाले हैं ना, आप 340 प्लस ये चुटकियों में ले आएंगे। तो फॉलो दीज 4 स्टेप्स टू स्कोर 340 प्लस इन बायोलॉजी एंड मुझे पता है आप कर दिखाओगे। तो आइए मिलकर फोड़ते हैं इस बार नीट 2026 का एग्जाम। ऑल द बेस्ट।